हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। अभी तक हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में क्लास 12th की चैप्टर नंबर 1। हाँ, जब चैप्टर वन नंबर 1 पढ़ रहे थे उसमें अभी तक हमने जो पढ़ा था कि हाँ, किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे, मतलब कि किसी भी देश की इकोनॉमी या कि कैसे चलती है, एक प्रकार से ऐसे समझ लो, या कैसे कोई भी देश अमीर होता है या कोई भी देश गरीब होता है। फिर वहां पे कि हमने देखा था कि फाइन मतलब कि जो भी गुड्स होते हैं या क्या कहते हैं कि स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन या फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, या जिसको प्रोडक्शन फ्लो भी कह सकते हैं, ये ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी देश की इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी देश के इकोनॉमी में। फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, जब कोई भी इनपुट लिया जाता है और जो प्रोड्यूसर होगा वो क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, जिसको एक आउटपुट प्रोड्यूस किया, जो वो आउटपुट बनाता है उसको वो क्या कर देता है, सेल कर देता है। वो उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है। अब वो सेल कर दिया तो इसको, इस चीज को लोग दो तरीके, जो जिस जिस आउटपुट को उसने सेल किया है, जिस आउटपुट को उसने सेल किया है उसको लोग दो पर्पज से यूज करते हैं। कुछ लोग कंजम्पशन कर लेते हैं, हम्म कुछ लोग उसका कंजम्पशन कर लेते हैं, और कुछ लोग उसको क्या करते हैं कि फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज कर लेते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में उसको यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती हैं। फिर अब ये भी ऐसे ही आगे ये प्रोड्यूस करेगा और फिर बेचेगा, तो एक प्रकार से ऐसे चलती रहती है। तो फिर हमने यहाँ पे देखा था कि कोई भी देश अमीर या गरीब क्यों होता है, अमीर या गरीब उसके नेचुरल रिसोर्सेज के होने से वहां पे कुछ नहीं हो जाएगा कि वो अमीर या गरीब हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज को वो कैसे प्रोड्यूस करके वो फर्दर वो यूज कर रहा है, इस प्रकार से वो कंट्री प्रॉस्पेरस हो सकती है। तो ये सारी चीजें थी। और वहां पे हमने देखा था फाइनल गुड क्या होता है। हाँ, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, तो जब मैं बताया था फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे गुड्स जिनको बेच देने के बाद में, जिनको अगर आपने सेल किया तो उसके बाद वो फर्दर उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में ना use किया जाए। ठीक है, वो गुड्स जिसको बेचने के बाद में वो फर्दर वो किसी भी, हाँ, एक्टिव इकोनॉमी फ्लो में वो पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो में वो पार्टिसिपेट ना करे तो उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, फिर हमने फाइनल गुड्स को दो तरीकों में डिवाइड किया, फाइनल गुड्स को दो तरीके में डिवाइड किया था। हमने बोला था एक होता है कैपिटल गुड होता है, हाँ, एक होता है कैपिटल गुड्स होते हैं, हाँ। फिर हमने बोला था कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स होते हैं और एक होता है कैपिटल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स में हमने बताया था ये ड्यूरेबल भी होते हैं, नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, जबकि जबकि कैपिटल गुड्स हमेशा ड्यूरेबल गुड्स ही होते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते थे जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनको हम बार बार, मतलब ये फाइनल गुड्स की तरह कभी यूज ही नहीं किए जाते, बल्कि ये हमेशा फर्दर आगे किसी भी चीज को बनाने में यूज किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। फिर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर किसी भी देश को इकोनॉमी को मेजर करना होगा तो हमें देखना पड़ेगा वहां पे टोटल कितने फाइनल गुड्स बन रहे हैं, या टोटल टोटल कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो इसके देश के इकोनॉमी का प्रोडक्शन हमें पता चलता है कि देश की इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको जानना है। हमें क्या करना पड़ेगा, वहां के गुड्स एंड टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस होती है इसको देखना पड़ेगा। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है, इन्हें ही मतलब कि अब कैसे ही हमें, तो ये कॉमन मेजरिंग रॉड चाहिए। तब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज देखो, कहीं पे क्लॉथ होता है फाइनल गुड, हाँ, और कहीं पे क्या कहते हैं कि कोई राइस हो गया, या कहीं पे क्या कहते हैं कि स्टील हो गया। तो ये स्टील या कभी मशीन हो गई, तो ये सब जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मुझे बताओ, ये सारी की सारी चीजें जो भी है, अब इसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है, इसको अलग तरीके से, तो एक साथ तो इनको ऐड कर नहीं सकते थे, एक साथ इनको ऐड करके हम फाइनल आउटपुट तो बता नहीं सकते थे। फाइनल आउटपुट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी, इन सबको कन्वर्ट करना पड़ता है मनी। तो मनी जो था वो क्या है, मनी एक प्रकार से जब इनको हमने प्रोड्यूस किया, जिसका सम टोटल होगा, जितना भी द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, इन सबका मॉनेटरी वैल्यू जो होगा, उनको अगर हम सम कर देते हैं तो वो फाइनल आउटपुट बता देता है, वो फाइनल आउटपुट बता देता है। बट
यहाँ से हमारा क्वेश्चन था जहां से हमें ये पढ़ना था। बट वाई आर वी टू मेजर फाइनल गुड्स ओनली, हम केवल फाइनल गुड्स ही क्यों मेजर कर रहे हैं, हम केवल फाइनल गुड्स ही मेजर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो इसका मेन रीजन क्या होगा, इसको समझ। श्योरली इंटरमीडिएट गुड्स आर क्रुशियल इनपुट्स टू एनी प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए? इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए होते हैं? किसी भी इनपुट प्रोडक्शन के लिए, इनपुट प्रोडक्शन के लिए, ओके। And a significant part of our manpower and a capital stock are engaged in production of these goods. तो जो मैन पावर होता है या जो कैपिटल स्टॉक होता है वो सब किसमें होते हैं? इन इसी प्रोडक्शन करने में यूज होते हैं, ठीक है। किसी भी गुड को प्रोडक्शन करने में क्या होता है कि ये जो कैपिटल गुड्स होती हैं ये सब कहाँ पे यूज होती हैं? कैपिटल गुड्स वगैरह कहाँ पे यूज होती हैं? प्रोडक्शन करने में ही तो यूज करती होती है। हाँ, प्रोडक्शन करने में ही तो यूज होती है। जो मैन पावर हो गया या कैपिटल स्टॉक हो गया वो प्रोडक्शन करने में, और ये क्या कहते हैं कि और ये क्या कहते हैं कि यहाँ इंटरमीडिएट गुड्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस। However, since we are dealing with value of output, हमें तो देखना है कि आउटपुट कितना है, ठीक है। आउटपुट की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं हम, किसको मेजर कर रहे हैं? आउटपुट की वैल्यू। तो जब हम आउटपुट की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं वी शुड रियलाइज दैट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स होंगे उनके वैल्यू को वो इंक्लूड करके रखता है, वो इंक्लूड करके रखता है। फाइनल गुड्स जो होते हैं, फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू पहले से ही इंक्लूड होती है। दैट have entered into their production as input, हाँ, that have entered into their production as input। जो इनपुट्स के रूप में जो प्रोडक्शन में आए हैं उनको वो पहले ही क्या कहते हैं कि हाँ इंटरमीडिएट गुड में इंक्लूड कर लिया जाए। काउंटिंग देम सेपरेटली, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं उनको फिर से सेपरेटली अगर हम काउंट करते हैं, सेपरेटली अगर हम उनको काउंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एरर ऑफ डबल काउंट। क्या हो जाएगा? एरर ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब उसी चीज को वो बार बार गिना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कि अगर जैसे हमने पढ़ा था अभी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता था कि ये कॉटन था, हाँ, कॉटन था। फिर कॉटन से क्या बना? हाँ, कॉटन से बना यार्न, यार्न से बना था क्लॉथ। अब मान लो कि यहाँ पे मुझे ये दे, मान लो कॉटन था, जस्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, कॉटन था 100 रुपए का। कॉटन कितने रुपए का था? 100 रुपए, ठीक है। कॉटन जो था वो 100 रुपए का था। अब जो आपने यार्न प्रोड्यूस किया, हाँ, यार्न प्रोड्यूस किया। अब मान लो कॉटन, आपने कॉटन बनाया, आपने कॉटन था 100 रुपीज। कॉटन जो मशीन वाले ने खरीदा कितना? स्पिनिंग मिल वाले ने खरीदा कॉटन 100 रुपीज। अब उसने क्या किया कि कुछ प्रोसेसिंग किया, उसके प्रोसेसिंग में लग गए उसके 30 रुपए। कितने लग गए उसके? 30 रुपए। तो जो ये यार्न हुआ वो कितने का हुआ? 130 रुपए। कितने का हो गया? 130 रुपए का। अब देखो इस यार्न वाले वैल्यू में हमने कॉटन को पहले भी इंक्लूड कर रखा, इस यार्न वाले में कॉटन की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया। अगर मैं कॉटन की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया हूँ तो दोबारा अभी अब मान लो कि मैं ऐड करता हूँ तो फिर ये तो दो बार कॉटन गिना जाएगा ना। अब मान लो यार्न से क्लॉथ को कन्वर्ट करने में, यार्न से क्लॉथ को कन्वर्ट करने में 50 रुपए लगे, ठीक है। यार्न से क्लॉथ में कन्वर्ट करने में 50 रुपए लगते हैं। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 180 रुपये। कितना हो जाएगा? 180 रुपये। यानी कि जो फाइनल गुड्स की वैल्यू होगी, फाइनल गुड की वैल्यू, फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 180 रुपये, ठीक है। इसमें मैंने ऑलरेडी 100 रुपए का कॉटन इंक्लूड कर रखा, ऑलरेडी मैंने 100 रुपए का कॉटन इंक्लूड कर रखा है कि 100 रुपए का कॉटन था। और यार्न की भी वैल्यू में मैं इंक्लूड कर रखा हूँ कि ऑलरेडी इस यार्न को बनाने में 30 रुपए लगे थे। तो टोटल 130 रुपए। अगर मैं इसको 100 अलग से ऐड करता और फिर सोचूं कि 130 फिर से ऐड करूं और फिर 180 और ऐड करूं, तब ये गलत होगा, ठीक है। इसमें आपने बार बार फिर कॉटन को दो बार, कॉटन को देखो यहाँ पर भी गिन लेते, फिर कॉटन को यहाँ भी गिन लेते, फिर कॉटन यहाँ भी ऐड हो जाता। इस वजह से हमेशा केवल और केवल क्या किया जाता है? फाइनल गुड्स को ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फाइनल गुड में ऑलरेडी क्या कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसलिए एरर ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए, एरर ऑफ डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए हमेशा हम फाइनल गुड्स को ही ऐड करें। वेयर एज कंसिडरिंग इंटरमीडिएट गुड्स में गिव अ फुलर डिस्क्रिप्शन अब टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, काउंटिंग them will highly exaggerate the final value of our economic activity।
तो क्या होगा कि अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, अगर मैं इनको ऐड भी करता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कुछ ज्यादा ही मतलब कि एग्जैगरेट कर देंगे, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आए? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गया। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक, ठीक है। अब हम्म, तो ये अंत, अगर हम क्या करते हैं, एग्जैगरेट का मतलब तो आपको पता ही है कि बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा होता है। तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम इनको भी ऐड करें तो बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं, हम समझ लो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा चढ़ा करके बात करने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे दो चीजें और हमें समझ, अभी तक हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को बढ़िया से समझ लिया, क्या कहानी है उनकी ये। अब देखते हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं और फ्लोज क्या होते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, फ्लोज क्या होते हैं, अब ये दो चीजें हैं। ओके, तो देखो, often we hear statements like average salary of someone is rupees 10,000 or the output of the steel industry is so many tons, मतलब हम नंबर में बात करते हैं कि इतने टन हैं, और so many rupees in the value, या कभी कभी हम बोलते हैं कि आउटपुट ऑफ स्टील इंडस्ट्री इतने रुपीज की हो रही है। बट these are the incomplete statements because it is not clear whether the income which is being referred to is yearly। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज सैलरी लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि ये कि ईयरली है या मंथली है या डेली इनकम। हाँ, किसी भी की ये मतलब वेदर द इनकम विच इज रिफर्ड, जब हम किसी की इनकम की बात करते हैं, जब किसी की इनकम की बात करते हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि वो ईयरली है या मंथली है या डेली। श्योरली दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, तो इसकी वजह से काफी सारा फर्क पड़ता है। समटाइम्स व्हेन द कॉन्टेक्स्ट इज फेमिलियर, जब हमें मतलब चीजें पता होती है, वी एज्यूम दैट द टाइम पीरियड इज नोन, तो हम सोचते हैं कि अच्छा टाइम पीरियड लोगों को पता हो। ठीक है, जब हम जैसे, हाँ, तो वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती जब हमें लगता है कि टाइम पीरियड तो लोगों को पता ही होगा, देयरफॉर डू नॉट मेंशन। बट inherent in all such statements is defined period of time, यानी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे हमें पहले से ही पता होता है कि अच्छा हम एक किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें। अगर हमें टाइम, अगर अगर टाइम की बात नहीं किया जाए, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। अब मैंने बोला किसी भी किसी भी स्टील इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 10 टन है, 10 टन। अब 10 टन है तो भैया पर ईयर है या पर मंथ है, ये क्या है, अब हमें थोड़ी ना पता, या पूरे वो पूरी जिंदगी भर में ही 10 टन प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सारे समस्या है। तो ठीक है, तो मतलब कि जब तक हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं पता होगा ना, तब तक ये सारी चीजें बेकार हो। 10, चाहे वो इनकम हो या आउटपुट हो या प्रॉफिट हो, दैट मेक सेंस ओनली व्हेन टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आउटपुट हो या प्रॉफिट हो, ये तभी तभी इनकी वैल्यू अर्थ होती है, जब ये क्या कहते हैं कि तभी इनकी वैल्यू हो सकती है जब इनका टाइम पीरियड क्या हो, स्पेसिफाइड। टाइम पीरियड क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। ओके, दीज आर कॉल्ड फ्लोज। इन सबको ही हमने क्या बोला, फ्लोज बोला। इन सबको ही बोला, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो आउटपुट होता है, चाहे वो प्रॉफिट होता है, इन तीनों को ही हमने क्या बोला है, फ्लो बोला है। इन तीनों को ही हमने बोला है फ्लो, बिकॉज दे अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनकम, आउटपुट या प्रॉफिट, इन सबको हमने क्या बोला, फ्लोज बोला। इनको फ्लोज इसलिए बोला है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं। हाँ ठीक है, दे अकर इन अ टाइम पीरियड। ठीक है, हाँ, किसी ये पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं, तो इस वजह से इनको हमने बोला है फ्लोज बोला है। देयरफॉर वी नीड टू, हाँ, टी, हाँ, डेलिनिएट, हाँ, डिलिनिएट अ टाइम पीरियड टू गेट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दिस। यानी कि हमें इनके बारे में जानने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इनका क्वांटिटेटिव मेजर जानना जरूरी है। ओके, इतना क्लियर है? हाँ, तो यहाँ तक हो गया, ये बात सारी बातें हमें समझ। सिंस a lot of accounting is done annually in an economy, तो देखो ज्यादातर अकाउंटिंग, जितना भी अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखा जोखा, हाँ, जितनी भी चीजें होती है वो कैसे होती हैं, वो एक साल के लिए की जाती है। जितने भी क्या कहते हैं कि, हाँ, जितने भी लेखा जोखा किया जाता है या अकाउंटिंग किया जाता है, वो एक साल के लिए किया जाता है। मेनी ऑफ दीज आर एक्सप्रेस्ड एनुअली लाइक एनुअल प्रॉफिट्स।
बहुत सारे होते हैं जो एनुअल प्रॉफिट्स होते हैं या एनुअल प्रोडक्शन दिखाए जाते हैं। तो ध्यान में रख लो, फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्लोज होते हैं वो हमेशा किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही डिफाइंड होते हैं। ओके, कि 10 साल की बात कर रहे हो या 1 साल की बात करो या 2 दिन की बात करो, ये सारी। जब मैं बात इसके अगेंस्ट, हाँ इसके अगेंस्ट या इसके अपोजिट में, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, हाँ, आर प्रोड्यूस डू नॉट वियर आउट और गेट कंज्यूम इन अ डिलिनिएटेड टाइम। तो क्या होता है ये, हाँ, ये जो जितने भी चीजें होती हैं, हाँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये खत्म नहीं होता। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये चीजें खत्म नहीं हो पाती, मतलब इनका निर्धारित समय नहीं होता, ठीक है। डिलिमिटेड टाइम पीरियड इनका नहीं होता है। किनका नहीं होता? कंज्यूम कैपिटल गुड्स का या कंज्यूमर ड्यूरेबल का। इन फैक्ट कैपिटल गुड्स कंटिन्यू टू सर्व अस थ्रू डिफरेंट साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो तो हमें क्या कहते हैं कि अलग अलग साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन में ये काम देते ही है। The buildings or machine in factory are there irrespective of specific time period। अब देखो कोई कोई मशीन होती है वो 10-10 साल चल जाती है या 15 साल भी चल जाती है, 20 साल भी चल जाती है। कोई मशीन 2 दिन में भी खराब हो सकती है। तो इनका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता, इनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता। देयर कैन बी एडिशन टू और डिडक्शन। इनमें हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। हाँ, यानी कि नई मशीन अगर हमने खरीद लिया तो जैसे पहले मान लो मेरे पास 10 मशीन, हाँ मेरे मेरे पास एक कंपनी थी उसमें 10 मशीन। अब मैंने क्या किया, हाँ अब मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि अच्छा मेरे मेरे हाँ मैं जो सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो कुछ ज्यादा ही बिकने लगा है या बिकने लगा है। तो मैंने क्या किया, हाँ वो ज्यादा ही बिकने लगा तो फिर मैंने क्या किया कि एक नया चीजें खरीद लिया, मतलब कि 2-3 मशीनें और खरीद ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें एडिशन हो रहा है। या तो कभी कभी क्या होता है कुछ मशीनें मैं बेच देता हूँ, तो ये होता है दीज इफ न्यू मशीन्स इज एडेड और मशीन्स, और कभी कभी मशीन खराब हो गई, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि चाहे वो कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, इन्हें क्या बोला गया, स्टॉक्स बोला गया। क्या बोला गया? स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक क्या होते हैं आपको पता चल गया। फ्लोज क्या होते हैं? फ्लोज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये डिफाइंड होता है, डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं वो क्या होता है, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये किसी पीरियड की बात नहीं करते, ये किसी पर्टिकुलर टाइम की बात, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि जैसे मेरे पास अभी 10 मशीनें हैं या कल 15 मशीनें हैं, ऐसी बात हो, ठीक है। स्टॉक्स जो होते हैं वो हमेशा ये बात, स्टॉक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कैपिटल गुड्स हो गई या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, ये सारी। ओके, however, we can measure a change in a stock over a specific period of time। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक में कितना चेंज हुआ किसी भी, जैसे 1 साल के अंदर में स्टॉक में कितना चेंज हुआ कितना नहीं, ये सब हम मेजर कर सकते हैं। स्टॉक में 1 साल में कितना चेंज हुआ कितना नहीं, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं। ओके, ओके, ये सारी चीजें हम मेजर कर सकते हैं कि जैसे 1 साल में हमने कितनी मशीनें और नहीं लाई, या 1 साल में कितनी मशीनें खराब हो रही। सच चेंजेस इन स्टॉक्स आर दस फ्लोज, यानी कि जो चेंजेस हो रहे हैं स्टॉक्स में वो क्या होते हैं, फ्लोज होते हैं, विच कैन बी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। तो यानी कि अगर मैं बोलूं कि चेंजेस इन स्टॉक्स, चेंजेस इन स्टॉक्स, ये क्या होते हैं, ये होते हैं फ्लोज। ये क्या होते हैं, फ्लोज। लेकिन ये क्या होंगे, ध्यान रख लो ना, चेंजेस इन स्टॉक के बाद में आगे ये बताना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को आपको फिक्स करना पड़ेगा। A particular machine can be part of capital stock। कोई भी पर्टिकुलर मशीन किसी भी कैपिटल स्टॉक का पार्ट हो सकता है। कोई भी पर्टिकुलर मशीन कैन बी पार्ट ऑफ अ कैपिटल स्टॉक, हाँ, और मेनी ईयर्स, कोई भी पर्टिकुलर मशीन स्टॉक का पार्ट हो सकता है, हाँ, जब तक वो क्या कहते हैं कि खराब ना हो। बट दैट मशीन कैन बी अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ न्यू मशीन एडेड टू द कैपिटल स्टॉक। मतलब कि वो क्या हो सकता है, वही मशीन क्या हो सकता है, फ्लो का भी पार्ट हो जाए जब, हाँ, ऑफ न्यू मशीन एडेड टू द कैपिटल स्टॉक ओनली फॉर अ सिंगल ईयर। तो 1 साल में जब उसको किया जाएगा, व्हेन इट वाज इनिशियली इंस्टॉल, जब उसको एक पहली बार वो इंस्टॉल किया गया होगा, तब वो किसका पार्ट भी रहा होगा, वो किसका पार्ट भी रहा होगा,
वो रहा होगा फ्लोज का भी पार्ट है। तो वो इससे पता चलता है कि कितना चेंजेस हो रहे हैं स्टॉक्स में, वो बताता है। ठीक है, गेट इट? इतना क्लियर है? आगे, टू फर्दर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल्स। अब स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स के बीच में हमें समझना है। लेट अस टेक फॉलोइंग एग्जांपल। सपोज अ टैंक इज बीइंग फिल्ड विद वाटर कमिंग अप फ्रॉम अ टैप। मान लो एक टैंक है, उसमें क्या कहते हैं कि पानी आ रहा है, भर रहा है। द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम द टैप। अब मान लो कि पर मिनट के हिसाब से उसमें पानी जा रहा है, बट हाउ मच वाटर देयर इन द टैंक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन स्टॉक। तो जो फ्लो होता है वो बता रहा है कि कितना, एक मिनट में कितना पानी आ रहा है, वो फ्लो बता रहा है। एक मिनट में कितना पानी आ रहा है वो क्या बता रहा है? फ्लो बता रहा है। हाँ, एक मिनट में कितना पानी आ रहा है वो फ्लो बता रहा है। और स्टॉक क्या बताता है? स्टॉक ये बताता है कि कितना टंकी में पानी है, कितना टैंक में पानी है। ये कौन बताता है? फ्लो बताता है, सॉरी स्टॉक बताता है। गॉट इट? इतना सा समझ में आ गया? तो ये सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। ओके, टू कम बैक आर डिस्कशन, हाँ, मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट दैट पार्ट, हाँ, ऑफ आर फाइनल, हाँ, फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइजेस द कैपिटल गुड कॉन्स्टिट्यूट क्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ओके, अब किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखो the the part of that part of final output that comprises of capital goods। यानी कि फाइनल गुड्स का, फाइनल गुड्स, जब मैं बात करता हूँ फाइनल गुड्स में, जो जो कैपिटल गुड्स होते हैं, फाइनल आउटपुट में जो कैपिटल गुड्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, किसी भी, हाँ, इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये कौन बताते हैं? ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, कौन बताते हैं? कैपिटल गुड्स बताते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में है? ओके, तो अब देखो, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट, दिस इज हाउ इकोनॉमी डिफाइन इन्वेस्टमेंट। दिस मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द कॉमन प्लेस नोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विच implies यूजिंग मनी टू बाई फिजिकल और फाइनेंशियल एसेट। तो ये को लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब ये क्या होता है कि, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कितना लोग फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट खरीदते खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये तो अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई। दस यूज ऑफ द टर्म इन्वेस्टमेंट टू डिनोट परचेज ऑफ शेयर्स और प्रॉपर्टी और इवन हैविंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी हैज नथिंग टू डू विद इकोनॉमिस्ट डिफाइन इन्वेस्टमेंट। जो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है, जब मैं यहाँ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मतलब इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट की बात, इसके इस इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। Investment for us is always capital formation or gross or net addition to the capital stock। कैपिटल स्टॉक में मैं कितना ऐड करता हूँ वही इन्वेस्टमेंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट वो गुड्स हो गए, हाँ, अगर मैंने क्या किया, फाइनल गुड्स को खरीदने में जितना भी पैसा लगाया, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि the part of the final output that comprises of capital goods constitutes gross investment of an economy। ठीक है, तो इतना समझ लो कि, हाँ, क्या होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट या सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हाँ, वो पार्ट फाइनल आउटपुट का, जो वो पार्ट फाइनल आउटपुट का जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये मतलब कि कैपिटल गुड्स, जिसमें क्या कहते हैं कि कैपिटल गुड्स होगी, तो उसे बोला गया, हाँ, उसे बोला गया, हाँ, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसे क्या बोला गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पे देखो, ये है डेफिनेशन आपकी, इसको ध्यान रखिए। ये है आपका डेफिनेशन, जिसमें ये बताया है कि इकोन ये, ठीक है, यहाँ पे देखो, द पार्ट ऑफ आर फाइनल दैट कंप्राइज ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसमें क्या है? कैपिटल गुड्स हैं, इन्हें ही क्या बोला गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ
इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स कितना है, कितना उसमें कैपिटल गुड्स है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। दीज में भी मशीन्स, अब ये कैपिटल गुड्स में क्या हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं, टूल्स हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स मतलब उपकरण होते हैं, बिल्डिंग्स हो सकते हैं, ऑफिस स्पेसेस हो सकते हैं, स्टोर हाउसेस हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट एंड, हाँ, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, जेटीज वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, बट all the capital goods produced in a year do not constitute an addition to the capital stock। क्या जितने भी कैपिटल गुड्स, ध्यान में रख लेना, ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि क्या जितने भी गुड्स एक साल में जितने भी कैपिटल गुड्स, इवन गुड्स की बजाय मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी कैपिटल गुड्स एक साल में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जितने भी कैपिटल गुड्स एक साल में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्या वो क्या वो कैपिटल स्टॉक में ऐड कर होते हैं क्या, क्या वो कैपिटल स्टॉक में ऐड होते हैं क्या, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑलरेडी, नहीं, वो कैपिटल स्टॉक सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं, सारे के सारे कैपिटल गुड्स के कहते हैं कि कैपिटल स्टॉक में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, कैपिटल स्टॉक मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है। हाँ, मान लो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, मान लो कि 10 मशीन है पहले से ही, मैंने एग्जांपल लिया, हाँ मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि पहले से ही 10 मशीन है, हाँ 10 मशीन हैं, मान लो 2022 में 2022 में कितने मशीन थे, 10 मशीन। ठीक है, और फिर 2023 में क्या होता है, 2023 में क्या होता है, हाँ मशीनें और बढ़ जाती है, 2023 में क्या होता है, मशीनें एक साथ इसमें क्या कहते हैं कि 10 मशीनें और या 5 मशीनें प्रोड्यूस की गई, 5 मशीनें प्रोड्यूस की गई। तो अब देखो पहले कितने थे, 10 मशीन, तो क्या ये सारी की सारी 5 मशीन जितनी भी प्रोड्यूस की गई, क्या इसमें ऐड हो जाएंगी क्या, पहले के जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक में क्या ये ऐड हो जाएंगी क्या, तो नहीं, वो पहले के एग्जिस्टिंग स्टॉक में डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी। ठीक है, a significant part of current output of capital which goes in maintaining or replacing part of existing stock of capital goods। तो ध्यान रख लो, कुछ पार्ट जो होते हैं जो एग्जिस्टिंग स्टॉक के कैपिटल गुड्स को मेंटेन करने में चले जाते हैं, मेंटेन करने में चले जाते हैं या रिप्लेस करने में। दिस इज बिकॉज द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक suffers wear and tear and needs to maintenance and replacement। A part of capital goods produced this year goes for replacement of existing capital goods and is not an addition to the stock of capital goods already issued, and its value needs to be subtracted from the gross investment for arriving at the measure for the नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट नेट इन्वेस्टमेंट में क्या किया जाता है, इसको फिर माइनस किया जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट जब निकालना होता है तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से कितना डिप्रिसिएशन होता है इसे हम क्या करते हैं, माइनस। दिस डिलीशन which is made from the value of gross investment in order to accommodate regular wear and tear of the capital is known as depreciation। तो मतलब इसी को क्या बोला गया, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, जो रेगुलर वियर एंड टीयर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या होता है, डेप्रिसिएशन। तो चलो एक एग्जांपल से बढ़िया से समझते हैं फिर से। मैंने क्या बताया मैंने क्या बताया मैंने बताया कि अगर मान लो 2022 की बात, लास्ट में कितने थी मशीनें, 10 मशीन, यानी कि यही स्टॉक्स है, कैपिटल स्टॉक कितने हैं, 10। लेकिन 2023 में मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, कितना है, ये एग्जिस्ट कर रही थी, ये एग्जिस्ट कर रही, हाँ 2023 में मैंने प्रोड्यूस किया 5 मशीन, या 5 मशीन मैंने और ली, तो टोटल कितने हो गए, 15 मशीन। तो क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या 15 का हो जाएगा, क्या नहीं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 15 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है कि इसमें इस पूरे एक साल में, हाँ पूरे इस 2023 पूरा खत्म, हाँ जब 2023 तक भर में हो सकता है कि 2 मशीन खराब हो, 2 मशीन क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, हाँ तो यानी कि ये डिप्रिसिएशन हुआ, ये क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हो गया। तो अगर मुझे क्या कहते हैं कि अगर मुझे देखना पड़ेगा कि कितना हमारे पास में आया, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो 3। तो उस पूरे एक साल में हमने कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 3 का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाकी दो तो क्या कहते हैं
है कि बाकी जो दो हैं वो तो क्या कहते हैं कि हमें रिप्लेस करने में लगते हैं। बाकी दो जो होते हैं वो रिप्लेस करने में लगते हैं। तो नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू जो होता है, नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जितना हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो यहाँ तक आपको बात शायद समझ में आ गई है। तो जो नया कैपिटल, न्यू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, न्यू एडिशन कितना हमने न्यू एडिशन किया है इन एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय नेट इन्वेस्टमेंट, कितना हमने नेट इन्वेस्टमेंट किया या नेट कैपिटल फॉर्मेशन किया, विच इज एक्सप्रेस्ड एट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है। तो पांच में से दो माइनस करो तो कितना आ जाएगा, तीन। तो यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने को किया, तीन का। लेट अस एग्जामिन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेप्रिसिएशन इन लिटिल मोर इन डिटेल। तो अब इस डेप्रिसिएशन को और अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है ये डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हाँ, मानते हैं कि नई मशीन, न्यू मशीन्स दैट अ फर्म इन्वेस्टिंग, दिस मशीन मे बी इन सर्विस फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, हो सकता है कि 20 साल तक ये काम करे, आफ्टर विच इट फॉल्स इनटू डिस रिपेयर एंड नीड्स टू बी रिप्लेस, यानी कि ये खराब हो जाती है फिर इसको रिप्लेस करने की जरूरत। We can now imagine if the machine is being gradually used up in each year's production process, यानी कि हर बार ये प्रोडक्शन प्रोसेस में वो यूज किया जा रहा होगा, एंड ईच ईयर 1/20th ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज गेटिंग डिप्रिसिएटेड, और हर बार हर साल क्या हो रहा है, इसका 1/20 यानी कि जितनी भी वैल्यू थी, मान लो ये 100 रुपए की रही होगी, तो हर साल इसका क्या कहते हैं कि 1/20th पार्ट क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है। 1/20th पार्ट धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रिसिएट होता है। सो इंस्टीड ऑफ कंसिडरिंग अ बल्क इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसमेंट आफ्टर 20 ईयर्स, वी कंसीडर एन एनुअल डिप्रिसिएशन कॉस्ट एवरी ईयर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पूरे साल का जो अभी मैंने, तो ये तो मोटा मोटा बता दिया कि पांच में से दो चले गए तीन आ गए, वो तो मोटा मोटा था, मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से ही। अगर देखा जाए तो एक मशीन का, अगर हम पूरे 20 ईयर्स का ना देख करके अगर हम देखें एक ही साल में, देखो कितना उसका एनुअल डिप्रिसिएशन, हर साल कितना डिप्रिसिएशन होता है उसको देखते रहते हैं। हर साल की मतलब कि जैसे 1/20th पार्ट ऑफ दैट मशीन वो हर साल कम हो रहा है। दिस इज द यूजुअल सेंस इन विच टर्म डिप्रिसिएशन इज यूज्ड। जब मैं डिप्रिसिएशन का बोलूंगा तो जैसे एग्जांपल लेते हैं वही अभी यहाँ पे, कि अगर मान लो एक मशीन जो है, एक मशीन जिसका कॉस्ट कॉस्ट है 10,000 रुपीज, कितना है, 10,000 रुपीज। अब मैंने बोला कि 20 साल तक ये चल, 20 साल तक ये मशीन चलेगी, लेकिन हर बार इसका क्या कहते हैं कि वन बाई, मतलब कि हर साल इसमें क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है। 1/20 इंटू 10,000, यानी कि इसमें डिप्रिसिएशन कितने होगा गया, 500 का डिप्रिसिएशन हो गया, यानी कि पहले साल इसका कितने का डिप्रिसिएशन हो गया, 500 का। ऐसे ही हर साल क्या होगा कि डिप्रिसिएशन होता रहेगा, कितना हो रहा होगा तो वही चीजें, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से इसका इनहेरेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन एंड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ पार्टिकुलर कैपिटल, लाइक 20 ईयर्स इन आर एग्जाम्पल ऑफ अ मशीन, मशीन का कितना 20 साल का था तो उसके हिसाब से। तो यानी कि ये बताता है डिप्रिसिएशन, क्या बताता है, डिप्रिसिएशन बताता है कि, डिप्रिसिएशन क्या बताता है, एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ अ कैपिटल, कोई भी कैपिटल गुड के कहते हैं कि एक साल में कितना खराब हो सकती है, ठीक है। एक, हाँ, कितना खराब हो सकती है कोई भी कैपिटल गुड एक साल में कितना खराब हो सकती है, इसी को क्या बोला गया, डेप्रिसिएशन बोला गया। क्या बोला गया, इसी को डेप्रिसिएशन बोला गया। ओके, कोई भी चीज एक साल में कितना खराब हो सकती है, इसी को क्या बोला गया यहाँ पे, डेप्रिसिएशन बोला गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये था हमारे पास में डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन की आपके पास में आ गई डेफिनेशन, देखिए ये हो गया कंप्लीट। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया है, एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर ऑफ अ कैपिटल गुड, कोई भी कैपिटल गुड एक साल में कितना खराब हो सकती है, इसी को बोला गया है डेप्रिसिएशन, इसी को क्या बोला गया, डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। अब आगे, और डेप्रिसिएशन को और कैसे बताया गया, इन अदर वर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, हाँ, ऑफ इट्स यूजुअल लाइफ। तो अगर मैं डिप्रिसिएशन की बात करूं तो डिप्रिसिएशन का मतलब ये भी तो हुआ कितना कॉस्ट था अपॉन में कितना नंबर ऑफ ईयर्स ये चलेगा,
नंबर ऑफ ईयर्स, कितना नंबर ऑफ ईयर्स चलेगा। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें बोला था 10,000, और अगर मान लो 20 साल के लिए मशीन चल रही तो उसको मैंने बताया था 500। हाँ, तो डिप्रिसिएशन हर साल उसका कितना हो रहा था, 500। ठीक है, ओके। और ध्यान रख लो कि ये तो कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं होता, ये क्या होता है कि ये डिप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, इसका कोई नो रियल एक्सपेंडिचर में एक्चुअली हैव बीन इनकर्ड ईच ईयर। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए मुझे हर साल 500 रुपए इसके लिए एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च करना पड़ रहा है। हाँ, यह डिप्रिसिएशन इज एनुअली अकाउंटेड फॉर। हाँ, इसके लिए हम रियल एक्सपेंडिचर तो करते नहीं है, फिर भी हम बार बार इसको ऐड करते रहते हैं, फिर भी हम इसको बार बार देखते रहते हैं कितना एक्चुअल में हमारा डिप्रिसिएशन हुआ है। in an economy which with thousands of the enterprises। हाँ, किसी इकोनॉमी में जिसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे एंटरप्राइजेस हैं, with widely varying periods of life of their equipment in particular year some enterprises are actually making the bulk replacement spending। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनका बहुत ज्यादा पैसा रिप्लेसमेंट में भी खर्च हो जाता है, ये सारी। तो ये तो सब डिप्रिसिएशन का पार्ट आ जाता है। 10, we can realistically assume that there will be a steady flow of actual replacement। हम सोचते हैं कि ये रिप्लेसमेंट धीरे धीरे हो रहा होगा। ठीक है, स्पेंडिंग विच विल बी मोर और लेस मैच द अकाउंट ऑफ। हाँ, हो सकता है कि जो स्पेंडिंग हो वो हो सकता है कि जितना हमने डिप्रिसिएशन माना है उसको मैच करे या नहीं करे, लेकिन इसको अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। ओके, इतना तक क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अब देखो क्या होता है कि अगर देखा जाए जो जो हम बात कर रहे थे टोटल फाइनल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ। हाँ, किसी भी इकोनॉमी में टोटल फाइनल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ, वो क्या हो रहा है, वो बता रहे हैं कि आउटपुट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स। जब हम बात करते हैं कि टोटल फाइनल आउटपुट की, जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे क्या होता है कि कंज्यूमर गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, हाँ, या कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज कितना प्रोड्यूस हुआ और फाइनल कैपिटल गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, इसकी बात है। The consumer goods sustain the consumption of the entire population of the economy। किसी भी इकोनॉमी के एंटायर पॉपुलेशन के द्वारा कितना कंजम्पशन किया जा रहा है उसको वो बताता है, वो उसको बताता है कंज्यूमर। हाँ, कंज्यूमर गुड्स जो बताता है वो किसके बारे में बताता है कि कितना पूरे इकोनॉमी में चीजों को कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, यहाँ तक बात समझ में है? यहाँ तक अब आपको को बात है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द पीपल। जो कंज्यूमर गुड्स का जो खरीदने का जो बात आती है, हाँ, कंज्यूमर गुड्स को जो खरीदने की बात आती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट होता है कि भाई उसके पास कितना, लोगों के पास कितना पैसा है खरीदने के लिए। ठीक है, टू स्पेंड ऑन दीज गुड्स विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द इनकम। यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स को खरीदने की जो क्षमता होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, इनकम के ऊपर। हाँ, लोगों की इनकम के ऊपर। द अदर पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, मतलब कैपिटल गुड्स की जब बात करें, आर परचेज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं, हाँ, जिनको बिजनेस वगैरह नहीं करना होता है, वो इनके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो हमेशा बिजनेस एंटरप्राइज खरीदते हैं। दे आर यूज्ड ईदर फॉर मेंटेनेंस ऑफ द कैपिटल स्टॉक। तो वो कभी कभी क्या होता है कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं स्टॉक को मेंटेन करने के लिए खरीदा जाता है। हाँ, क्योंकि वियर एंड टीयर की वजह से उसमें उसकी वैल्यू कम हो रही थी तो उसको, या कभी कभी एडिशन टू दियर कैपिटल स्टॉक, कभी कभी वो कैपिटल स्टॉक को बढ़ाने के लिए भी उसका यूज करते हैं। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड से इन अ ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स कैन जस्ट बी ईदर इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन। तो यानी कि जो फाइनल गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है या तो वो कंजम्पशन के फॉर्म में होगा या तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा। यानी कि जो टोटल फाइनल गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा, जो टोटल फाइनल गुड्स का जो प्रोडक्शन होगा या तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा, या तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा, या तो फिर क्या कहते हैं कि या तो वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होगा या तो कंजम्पशन के फॉर्म। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, ट्रेड ऑफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मोर कंज्यूम। हाँ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ
इफ इसका मतलब क्या हुआ, इफ एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मोर कंज्यूमर गुड्स इट प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ कैपिटल गुड्स, वाइस वर्सा। यानी कि अगर अगर ज्यादा, हाँ, किसी भी इकोनॉमी में, अगर किसी भी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होंगे, तो फिर क्या होगा, कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल गुड्स कम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हाँ, दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज अ ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अदला बदली, लेकिन किसका ट्रेड ऑफ हो रहा है, किसका ट्रेड ऑफ हो रहा है, हाँ, वही क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन में। अगर फाइनल गुड को अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, फाइनल गुड को फिक्स कर देता हूँ, तो अगर ट्रेड, अब सोचो ऐसे ही कि क्या मैंने बताया, फाइनल गुड इक्वल टू क्या बताया मैंने, फाइनल गुड्स इक्वल टू क्या बताया, कंजम्पशन, हाँ, कंजम्पशन, और प्लस में क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये क्या कहते हैं कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं समझ आई, तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये बताए। ओके, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट मोर sophisticated and heavy capital goods raise the ability of laborer to produce goods। तो यानी कि अगर मान लो कि बढ़िया बढ़िया मतलब कि अच्छे, sophisticated का मतलब होता है अच्छे, कैपिटल गुड्स जो हैवी कैपिटल गुड्स होंगे, ये क्या करेंगे, ये एबिलिटी बढ़ा देते हैं, लेबरर की एबिलिटी, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ओके, द ट्रेडिशनल वीवर वुड टेक मंथ्स टू वीव अ साड़ी। मान लो कि एक जो पहले जो हाथ से अगर बुनने वाले लोग हैं, उस साड़ी को बनाने में कितने साल लगा सकते, मतलब 1 मंथ लगा सकते हैं, 2 मंथ लगा सकते हैं, 3 मंथ। बट विथ अ मॉडर्न मशीनरी थाउजेंड्स ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग आर प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक ही दिन में क्या कहते हैं, बहुत सारे मतलब कि साड़ियां बनाई जाती हैं। Decades were taken to construct the great historical monuments like pyramids of, या ताजमहल बनाने में कितने साल लग गए थे, बहुत सारे टाइम लगे। बट विद मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मशीनरी वन कैन बिल्ड अ स्काई क्रैपर, हाँ, इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में क्या कहते हैं कि बहुत बड़े मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है। मोर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी कि अगर मान लो कि नए नए कैपिटल गुड्स बनाए जा रहे होंगे, तो ये क्या होंगे, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्शन को, हाँ, प्रोड्यूस करने में ये क्या करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब जो भी नहीं समझ में आया होगा वो जरूर कमेंट करके